तो आज हम एक समतल दर्पण में एक न्यू टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पर हमें यह जानना है कि दो समतल दर्पण यदि थीटा डिग्री के कोण पर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बन सकता है। जैसे देखिए, मानते हैं कि आपके पास इस तरह से दो दर्पण दी हुई है जिसके पास 60 डिग्री का कोण है और आपसे पूछा जाएगा कि इस दर्पण के बीच में एक वस्तु रखी है O, ठीक है, इस दर्पण के बीच एक वस्तु रखी है O, तो इस वस्तु का कितना प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह का कैलकुलेशन करने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो नए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टॉपिक की हेडिंग डालनी होगी। यानी कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा डिग्री के कोण पर हो तब कुल प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। देखिए, दो दर्पण एक दूसरे से थीटा डिग्री के एंगल पर हो तो उनके बीच जो वस्तु रखी है उससे कितना प्रतिबिंब बन सकता है, यही आपकी ऑब्जेक्ट है और आपसे पूछा जाएगा कि कितना प्रतिबिंब बन सकता है और इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। कुछ थ्योरी आपको बताई जाएगी, उसके बाद कुछ ट्रिक बताए जाएंगे और आफ्टर डेट एक बहुत अच्छा मेथड डिस्कस करेंगे। उसके आधार पर कोई भी एंगल हो, किसी तरह का आपको एंगल दिया रहेगा दो दर्पण के बीच, तो आप कुल प्रतिबिंब की संख्या आसानी से निकाल सकते हो। चलिए, फर्स्ट केस लेते हैं कि यदि दो दर्पण समांतर हो तब क्या कंडीशन होगी। जैसे देखिए, आपके पास यहाँ पे दो दर्पण दी हुई है और हेडिंग आप लिख लीजिएगा कि दो दर्पण जब एक दूसरे के समानांतर होती है और बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा है तो कुल कितनी प्रतिबिंब बनेगी। इसको और ऊपर कर लेते हैं। देखिए, यह है मिरर 1 और इसका नाम दिए मिरर 2 और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब करोगे क्या कि देखिए, ये आपकी मिरर है और यह भी आपकी क्या है, मिरर है। सबसे पहले देखिए, यहां से एक आपतित किरण जाएगी और यहां से एक आपतित किरण जाएगी और आपको पता है कि आपतित किरण दर्पण से परावर्तित होकर कहां चली जाएगी, बाहर की तरफ। यह भी कहां चली जाएगी, बाहर की तरफ। और दोनों परावर्तित किरण कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। जब कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो हम क्या करेंगे, इस दर्पण को पीछे की तरफ ले जाएंगे, सॉरी इस परावर्तित किरण को पीछे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे कट कर जाएगी। यानी इस वस्तु का इमेज किस में बन गया, दर्पण 2 में, तो इसका नाम दे देते हैं, मानते हैं I1। अब देखिए जरा, यह परावर्तित किरण कहाँ जाएगी, दर्पण 1 पर, और यह भी परावर्तित किरण कहाँ जाएगी, दर्पण 1 पे। जैसे ही दर्पण 1 पे जाएगी तो पुनः यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, यह भी पुनः यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। सही है। अब प्रवर्तन होने के बाद पुनः यह प्रकाश कहाँ जाएगी, दर्पण 2 पर, यह भी क्या जाएगी, दर्पण 2 पर। अब जरा सा सोचिए, वस्तु O से प्रकाश चली है, प्रवर्तित होने के बाद दर्पण 1 पे चली गई और वस्तु O का जो प्रतिबिंब है कहाँ बना है, I1 यहाँ पर। और दर्पण 1 के लिए I1 किसकी तरह बिहेव करेगा, तो दर्पण 1 के लिए I1 वस्तु की तरह बिहेव करेगा। दर्पण 1 को लगेगी कि वस्तु I से प्रकाश की किरण उसकी तरफ आपतित हो रही है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, पुनः यह क्या हो जाएगी, प्रवर्तन के बाद इधर जाएगी। अब प्रवर्तन के बाद इधर जाएगी तो देखो कि यह दोनों प्रकाश की किरण कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेगी। जब कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे, पुनः इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे और इसको भी पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इमेज क्या बन जाएगी, I2। अब जैसे ही देखिए यह प्रकाश
I2 है वह मिरर 2 के लिए कैसी बिहेव करेगी, वस्तु की तरह। इस दर्पण को लगेगा कि हमारे ऊपर जो आपतित किरण वो कहां से आ रही है, I2 से आ रही है। जैसे ही आपतित किरण आएगी तो पुनः यह प्रवर्तित हो जाएगी और पुनः यह प्रवर्तित हो जाएगी, और जैसे ही प्रवर्तित हो जाएगी तो ये कभी एक दूसरे से कट नहीं करेगी, तो इसे भी पीछे की तरफ ले जाएंगे, इसे भी पीछे की तरफ ले जाओगे और लास्टली यहाँ पे कट जाएगी, तो I3। इसका मतलब आप क्या देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब है या दूसरे के लिए वस्तु का काम करेगा, दूसरे का जो प्रतिबिंब है वह फिर पहले वाले के लिए वस्तु का काम करेगा, पुनः पहले वाले का प्रतिबिंब दूसरे के लिए वस्तु का काम करेगा। और इस तरह से यदि दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखी हो तो उसके बीच कुल प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, यानी बहुत सारा। क्यों, क्योंकि पहले का प्रतिबिंब दूसरे का वस्तु, फिर दूसरे का प्रतिबिंब पहले का वस्तु, पुनः वस्तु 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 प्रतिबिंब, इसी तरह से होता जाएगा और दोनों दर्पण पे एक दूसरे का इमेज बनता ही चला जाएगा। मतलब यदि आप एक ऐसे जगह पे खड़े हो जहां पे दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखी है, तब उसके बीच टोटल नंबर ऑफ प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर एक रिजल्ट लिख लेंगे। क्या है वो रिजल्ट, यदि दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तब उनके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब इनफाइनाइट होता है। कितना प्रतिबिंब बनती है, इनफाइनाइट। चलिए अब आपको हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कह सकते हैं रिजल्ट है। अगर वो रिजल्ट आपको पता है तो आप आसानी से दो वस्तु, दो दर्पण, यदि दोनों दर्पण के बीच कुछ कोण दिया है तो आप आसानी से बता सकते हो कि उन दोनों के बीच कितना प्रतिबिंब बन सकता है। देखिए अगला क्या है कि यदि दो दर्पण के बीच थीटा कोण हो तो प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यह मिरर 1 है और यह मिरर 2 है और एक दूसरे से थीटा डिग्री के कोण पर है, और यहाँ पर मानते हैं कि कोई वस्तु रखी हुई है, ऑब्जेक्ट O है, यह इस लाइन से बना रही है अल्फा और इस लाइन से बना रही है बीटा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा। ओके, अच्छा अब देखिए वस्तु यहाँ पे रखी है और आपसे पूछा जाए कि बताइए कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें बहुत सारे केस होते हैं। इसमें सबसे पहला सबसे मेथड क्या है इसमें कि हम क्या करेंगे कि 360 बाई थीटा करेंगे। पहले क्या करते हैं 360 बाई थीटा और उसका वैल्यू नाम देते हैं n। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप कि हमें कैलकुलेट करना है 360 बाई थीटा इज इक्वल्स टू n। जब इतना कैलकुलेट कर लोगे तब यहाँ पे केस बनाएंगे इफ, मतलब यदि, हिंदी कर दे, यदि n का वैल्यू इवन हो, इवन मतलब सम संख्या हो, तब कुल प्रतिबिंब की संख्या n-1 होगी। ओके, अब जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मानते हैं कि टोटल एंगल है 60 डिग्री, यह दर्पण 1 है और यह दर्पण 2 है, सही है। तो पहले क्या निकालेंगे n, तो
एम कैसे निकालते हैं? 360/थीटा। थीटा कितना है? दो दर्पण के बीच 60 डिग्री। तो कितना हो गया? 6। 6 कैसी संख्या है? सम। जब यह सम संख्या है तो कुल प्रतिबिंब की संख्या मतलब इमेज कितनी हो जाएगी? तो प्रतिबिंब की संख्या n-1। तो 6 - 1 कितनी प्रतिबिंब बनेगी? 5। तो ये फर्स्ट मेथड है कि फर्स्ट रिजल्ट क्या है कि हमको करना क्या है कि जो भी दो दर्पण के बीच का कोण होगा 360 से डिवाइड करना है और देखना है कि सम आ रहा है क्या। यदि सम आती है तो कुल प्रतिबिंब की संख्या n-1 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि दो दर्पण के बीच का कोण थीटा है, या m2 है या m1 है, और यदि आपने n निकाला 360/थीटा और यह विषम संख्या चली आती है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए मानते हैं कि यह 120, देखिए यह 120 डिग्री है। कितने डिग्री पे दो दर्पण है? यह m1 है और यह क्या है? m2। यह दर्पण 2 है और यह दर्पण 1 है। कितना डिग्री है? 120 डिग्री। तो यहां से जैसे ही n निकालिएगा तो 360/120, तो कितना आ गया? 3। तो 3 आने के बाद यह कैसी आ जाएगी? विषम संख्या। अब क्या करना है कि यदि n आपका ओड नंबर या विषम संख्या चली आती है तब प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालते हैं? तो यहां पे लिखेंगे कि यदि n बराबर विषम संख्या, तो पहला केस होता है इसमें। क्या है केस? तो इसको थोड़ा ऐसे समझेंगे कि देखो m2 है m1 और यह मानते हैं कि यहां से यहां तक अल्फा है और यहां से यहां तक बीटा है और टोटल एंगल थीटा है। तो यदि अल्फा बराबर बीटा, यानी कि अगर यह टोटल 120 डिग्री है तो अल्फा कितना है? 60। तो बीटा भी कितना है? 60। यानी आपकी वस्तु बीचों बीच रखी है इस पर, यानी कि इस लाइन पर रखी है जो दोनों दर्पण से समान दूरी पे समान कोण पर हो। अगर टोटल एंगल 60 है तो यह भी 30, तो यह भी 30। यह 120 है तो यह भी 60, यह भी 60। यह 60 है तो यह 30 और यह 30। मतलब अल्फा बराबर बीटा। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक केस। माने कि जब सिमेट्रिक हो मतलब दोनों तरफ से समान कोण पर यदि वस्तु रखी हो तब प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाती है? कुल प्रतिबिंब की संख्या n-1 होती है। ओके, दूसरा केस क्या होता है कि यदि अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका क्या मतलब होता है, ऐसा सोच सकते हो आप। सेकेंड केस में अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा कि मानते हैं कि यह है थीटा, यानी टोटल एंगल थीटा है। यह क्या है? अल्फा और यह एंगल क्या है? बीटा। चलिए, तो यह एंगल अल्फा है, यह एंगल बीटा है, बट इस पर दोनों समान नहीं। मतलब कि यह टोटल एंगल अगर 120 डिग्री है तो अल्फा अगर 50 होगी तो बीटा कितनी होगी? 70 डिग्री। अल्फा 30 है तो बीटा कितनी डिग्री? 90 डिग्री। यह टोटल 60 है तो अल्फा और बीटा सेम नहीं होना चाहिए। जब सेम नहीं होता है तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिक, मतलब समान केस नहीं है दोनों तरफ से। यानी कि कह सकते हैं कि वस्तु जो है उस लाइन पर रखी है जहां से दोनों दर्पण के बीच का कोण एक समान नहीं है। जब दोनों दर्पण के बीच का कोण एक समान नहीं है उस केस में क्या करना है? कुल प्रतिबिंब की संख्या कितनी लिखी जाती है? कुल प्रतिबिंब की संख्या होती है। ओके, तो देखिए ये जो रिजल्ट है ये आप तभी लगा सकते हो जब आपका जब 360/थीटा करोगे तब जो वैल्यू n का आएगा या तो सम आना चाहिए या तो विषम आना चाहिए। मतलब यह लिमिटेड केस में लगा सकते हैं। बट मान लो कि कभी ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि कभी ऐसा हो जाता है इस तरह से कि इसके बीच का एंगल हो जाता है 72 डिग्री, या सिंपली ऐसा कर सकते हो कि 45 डिग्री, या ऐसा भी ले सकते हो 72 डिग्री, या कुछ और ले लीजिए 100 डिग्री, या और
105 डिग्री, मतलब दो दर्पण के बीच का कोण इस तरह से होता है कि जैसे ही आप n निकालोगे 360 बाई 45 या 360 बाई 22 या 360 बाई 105, तो जैसे ही इसको डिवाइड करिएगा तो ना तो आपको कैसे वैल्यू कैसे चलाएगा, तो वैल्यू n का वैल्यू जैसे पॉइंट में चला है 1.3, 2.7, 4.9, मतलब कि ना तो सम आए ना तो विषम आए, वह कैसा चलाता है, दशमलव में चलाता है। तो उस केस में आप जो रिजल्ट याद रखते हो आपका नहीं लागू होगा, क्योंकि वो तभी लग सकती है जब n का वैल्यू या तो सम है या तो विषम है। अब जरा सा सोचते हैं कि ऐसा केस आ जाता है तब हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही बेस्ट मेथड है, अगर वह मेथड आप समझ जाते हो तो पिछला जो मेथड बताया गया रटने वाला, याद करने वाला, उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, वो बस आसान इसलिए रह जाता है कि जो 12th का एग्जाम दोगे बोर्ड का, तो वहां पे हमेशा देखा जाता है कि कुछ इस तरह का ही एंगल देगा, या तो 60 या तो 120, ताकि आप भाग दोगे तो या तो सम आएगा या तो विषम आएगा। तो आपको अगर वो याद है कि सम आती है तो n-1, विषम आती है तो दो कंडीशन, यदि समान दूरी पे रखिए तो n-1 और असमान दूरी पे रखिए तो n। ठीक है, अब मानते हैं कि जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे तब हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए एक बहुत ही बेस्ट मेथड है जिसका नाम क्या है, अगर वह मेथड आप समझ जाते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन को या तो सम है या तो विषम है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप आसानी से उसे कर लोगे। इसे बोला जाता है क्रॉस रिमूव मेथड। ठीक है, ये है क्या, देखिए क्या क्या किया जाता है। जैसे देखिए हमारे पास दो दर्पण है, दर्पण 1, दर्पण 2, मिरर 1, मिरर 2, और इस लाइन पे एक वस्तु रखी है जो यहाँ से अल्फा डिग्री कोण बनाती है और यहाँ से बीटा डिग्री कोण बनाती है। तो हम क्या पूछ सकते हैं आपसे कि दोनों दर्पण के बीच कुल कोण कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे वस्तु है, आपसे कोई पूछे बताइए कुल कितनी प्रतिबिंब बनेगी। तो एक तो मेथड था कि 360 बाई थीटा करके निकालेंगे। अब दूसरा मेथड क्या है, देखिए इसको बोलते हैं क्रॉस रिमूव मेथड। इसमें देखिए क्या क्या ध्यान रखना है। पहले हम करेंगे क्या कि दोनों दर्पण को पहले लिख डालेंगे। मेथड को समझते हैं कैसे यूज करना है। यहाँ पे दर्पण 1, यहाँ पे दर्पण 2। अब देखिए क्या करेंगे, दर्पण वस्तु से जितना कोण बनाती है, तो यह दर्पण और यह आपकी वस्तु है, तो देखिए तो वस्तु से कितना कोण बना रही है, अल्फा, तो इसके नीचे अल्फा लिख देंगे। अब देखिए दर्पण 2 है, वस्तु से कितना एंगल बना रही है, बीटा, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, बीटा। सही है क्या, यानी हमको यह पता लग चुकी है कि हमारी जो वस्तु O है, वस्तु O की जो लाइन है उससे दर्पण 1 कितना कोण बना रही है, अल्फा, और दर्पण 2 कितना बना रही है, बीटा। अच्छा, अब क्या करना है, देखिए क्रॉस रिमूव में क्या होता है कि यहां से हम पहले क्रॉस बनाते हैं। ओके, अच्छा क्रॉस बनाने के बाद देखिए यह जो लाइन है वो कहां से आ रही है, M2 से, और यह लाइन कहां से आ रही है, M1 से। इसका मतलब दो लाइन के बीच का कोण। तो यहाँ पर कोण क्या देते हैं, तो यहाँ पे वह कोण देते हैं जो दर्पण 1 के पास है और दर्पण 2 के बीच में, मतलब 1 और 2 के बीच में जो कोण होती है उसको यहाँ लिखा जाता है। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो देखिए पहले क्या करना काम है, दर्पण, दोनों दर्पण को लिख देना है। लिखने के बाद दर्पण जितना कोण बना रही है उसको लिख देना है। उसके बाद एक क्रॉस बनाना है। क्रॉस बनाने के बाद क्या करनी होती है, देखिए यह दर्पण 1 से लाइन आ रही है, दर्पण 2 से, मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, दोनों दर्पण के बीच का कोण। तो देखिए तो दोनों दर्पण M1 और M2 के बीच, M1 और M2 के बीच टोटल कोण कितना है, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ बीच में क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अब कुछ नहीं करना है, अगली बार जब वैल्यू लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे, इधर से लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। ये अल्फा है और यहाँ पे आना है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगी 2 अल्फा प्लस बीटा। सही है क्या, पुनः इधर से देखिए, अगर इधर से चलते हैं तो यहाँ पहले बीटा, बीच में क्या मिली, अल्फा प्लस बीटा। अब क्या हो गई है, अल्फा प्लस 2 बीटा। कोई दिक्कत, फिर क्या करना है, फिर से क्रॉस बनाना है। सही है, जब फिर से क्रॉस बनाओगे, फिर से देखिए दो दर्पण के बीच का कोण यहाँ लिखा जाता है, तो दो दर्पण के बीच का कोण फिर से कितना है, अल्फा प्लस बीटा। अगली बार भी क्या करना है, फिर इसको इससे जोड़ना है। इस लाइन पे जितनी भी कोण है, जितनी भी एंगल दी हुई है, सबको जोड़ देना है। तो देखिए
2 अल्फा प्लस बीटा पहले से, अब कितना है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगी 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। और यहाँ देखिए अल्फा प्लस 2 बीटा और पहले से क्या कितना एंगल है अल्फा प्लस बीटा, इसको जोड़ के यहाँ लिखनी है तो हो जाएगी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। इसका मतलब इसी तरह से हमें बार बार क्रॉस करना है, फिर से करेंगे और फिर से यहाँ बीच का कोण कितना है अल्फा प्लस बीटा और जोड़ करके लिखते जाएंगे। अच्छा, अब एक लिमिटेशन है कि कितनी दूर तक लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखा जाता है। इसमें क्या क्या लिमिटेशन है, तो पहला हम तब तक क्रॉस बनाएंगे जब तक कि कुल कोण, जब तक कि कुल नहीं, जब तक कि कोई कोण 180 डिग्री से बड़ा या बराबर ना हो जाए। मतलब क्या है कि आप क्रॉस करोगे, जोड़ जोड़ के लिखोगे एंगल को और तब तक लिखते जाना है जब तक कि कोई भी कोण का मान, जैसे इसका किसी का मान अगर 180 और 180 से बड़ा हो जाता है तो आपका काम क्या है कि वहां पे स्टॉप कर जाना है, रुक जाना है, मतलब उससे ज्यादा आपको नहीं लिखनी है। अच्छा, अब जरा सा देखिए क्या करना है, आपको क्या करना है कि अब क्या करेंगे हम, तो आपको करना क्या है कि तब तक हम क्रॉस मेथड लगाते जाएंगे जब तक कि कोई ना कोई कोण 180 और 180 से बड़ा ना हो जाए। जैसे ही 180 के बराबर या 180 से बड़ा हो जाएगा तो हम वहां पे स्टॉप कर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक आपको अभी तभी समझ आएगी जब एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाया जाए। और देखिए ये रटना नहीं है, इसको समझना है कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जब कोई कोण 180 और 180 से बड़ा हो जाए तो आपको स्टॉप कर जाना है। ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम अगले वीडियो में एक एग्जांपल से अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद आप किसी भी प्रकार के नंबर ऑफ इमेज वाली प्रॉब्लम को आसानी से बना सकते हो। चलिए तो ओके होते हैं। देखिए यह हमारी दर्पण है मान लेते हैं, और देखिए यहाँ पर कोई वस्तु है जो यहाँ से बना रही है 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर जो वस्तु होगी, यहाँ से आपतित किरण इस पे आएगी और प्रवर्तित होकर बाहर चली जाएगी। तो चांस बनता है कि जब इसे पीछे करेंगे तो यहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बने। ओके क्या, अब देखिए कुछ अगले केस में ऐसा कर दीजिए, थोड़ा सा कोण को बढ़ा दीजिए, अब कर दीजिए 80 डिग्री कर दीजिए और यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। देखिए यहाँ से फिर भी चांस बनता है कि आपतित किरण निकलेगी तो इस दर्पण से प्रवर्तित होकर कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। पुनः आप इसको पीछे करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इस वस्तु का प्रतिबिंब मिल जाएगा। उसी तरह से आप इस कोण को बढ़ाते बढ़ाते देखिए एक और केस ले लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 170 डिग्री या 150 डिग्री कर लीजिए। तो देखिए अगर यहाँ पे वस्तु होगी तो भी चांस बनता है कि आपतित किरण निकले और यहाँ से प्रवर्तित होकर बाहर चली जाए। जब इसको आप मैच करोगे तो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बन जाएगी। बट एक केस देखिए कुछ ऐसा करते हैं, एक वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे समझिएगा। हम बस ये समझाना चाहते हैं कि यदि किसी वस्तु का कोण 180 डिग्री और 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो कोई प्रतिबिंब या कोई इमेज नहीं बनेगी। क्यों, तो पहला हमने 30 लिया तो देखिए आपतित किरण आने का चांस है, 80 लिया तो भी चांस है, 150 लिया तो भी चांस है। अब देखिए हम ऐसा करते हैं, अब देखिए वस्तु को रख देते हैं 180 डिग्री के कोण पे। कितने डिग्री के कोण पे है, 180 डिग्री, तो वस्तु तो यहाँ है। अब देखिए यहाँ से जब आपतित किरण निकलेगी इस तरह से तो कोई भी आपतित किरण का चांस नहीं है कि वह दर्पण पे चली जाए और परावर्तन होने के बाद कट जाए। इसका मतलब यदि कोण 180 डिग्री हो जाएगा तो किसी प्रकार का कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अगला, यदि देखिए यहाँ दर्पण है और वस्तु पीछे चली आती है, मतलब देखिए 180 डिग्री से ज्यादा कोण हो जाए, ग्रेटर देन 180 डिग्री, मतलब मान लेते हैं कि 270 या चलिए 220 डिग्री, तो क्या 180 से ज्यादा है, तो वस्तु तो यहाँ है, दर्पण के ही पीछे चलिए। जब वस्तु दर्पण के पीछे चलिए तो आपतित किरण यहाँ जाएगी, चूंकि यह पार्ट रंगा होता है, कलई किया होता है, तो परावर्तन तो होगा नहीं। इसका मतलब हमें यह समझ आ चुका है कि यदि कोई वस्तु का कोण दर्पण से 180 डिग्री या उससे बड़ा होगा तो किसी भी प्रकार की कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगी। इसीलिए बोला जाता है कि क्रॉस मेथड में तब तक हम क्रॉस बनाते जाएंगे जब तक कि कोई कोण 180 डिग्री या उससे बड़ा ना हो जाए, वहां जाके स्टॉप कर जाना है।
चलिए अब क्रॉस मेथड को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। 2-3 एग्जांपल से आपको समझाएंगे, फिर लास्ट में एक एग्जांपल देंगे, उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा, बताया जाएगा। और इस तरह से आपके समतल दर्पण में जितनी भी क्वेश्चन, जितनी वेराइटी हो सकती है, वो सारा आपको यहाँ पे बता दिया गया। बस आपका काम है उसे आसानी मतलब कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करके, रोक रोक करके बार बार पढ़ना, रिवाइज करना, और इसी सारे कॉन्सेप्ट से चाहे IIT JEE दो, बोर्ड दो, कहीं तो इससे बाहर नहीं आने वाला। बट हाँ, इतना पढ़ने के लिए धैर्य चाहिए, कंटिन्यूअस बनना पड़ेगा। यदि आप आसान पढ़ने के चक्कर में लगे हो तो बस आपका बोर्ड हो सकता है, बोर्ड तो कोई कर लेगा, बट अगर आप चाहते हो कि अच्छे जगह जाए तो अच्छे जगह जाने के लिए मेहनत करनी होती है और अच्छा पढ़ना होता है। चलिए आगे चलते, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए, यदि दो दर्पण है, चलिए दो दर्पण है, एक दर्पण M1 है और एक दर्पण M2 है। और देखिए इस दर्पण के बीच एक वस्तु रखी है O, जिसका यहां से कोण है 20 डिग्री और यहां से कोण है 30 डिग्री। ठीक है, और आपसे यह पूछा जाएगा तो देखिए आपके पास दो दर्पण है M1 और M2, और देखिए एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो कितने एंगल पे रखी है, M1 से 20 डिग्री और M2 से 30 डिग्री। यदि आप पहले वाले जो रटने वाला मेथड था उससे बनाते हो तो देखिए n का वैल्यू कितना आएगा, 360/50, कट करोगे तो आएगा 7 पॉइंट समथिंग। अब आप क्या करोगे, ना तो यह इवन दिखेगी ना तो ओड दिखेगी, मतलब आपका वो मेथड नहीं लगेगा। बट जो क्रॉस मेथड वो कहीं पे भी लग जाएगा, चाहे इवन आए, चाहे ओड आए, चाहे दशमलव में कैसी भी आएगी, तो क्रॉस मेथड आप आसानी से लगा सकते हो। अब चलिए इसको लगाने के लिए समझते हैं कि हमको करना क्या था। आपको क्या करना है, पहले दर्पण 1 का नाम यहाँ लिखेंगे और दर्पण 2 का नाम लिखेंगे, सही है। अब देखिए क्या करेंगे, दर्पण 1 वस्तु से कितना डिग्री कोण बना रही है, तो यहाँ पे 20। दर्पण 2 कितना बना रही है, तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रही है। आपको क्या करना था, क्रॉस बनाना था, बना दिया क्रॉस। और यहाँ पर क्या रखना था, दोनों दर्पण के बीच का कोण। तो देखिए तो दोनों दर्पण के बीच का कोण कितना है, 30 + 20, तो कितना डिग्री, 50 डिग्री। अब आपको यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ से यहाँ जाना है। जाने के क्रम में क्या करना है, जो भी कोण होगी उसको जोड़ देना है। तो देखिए यदि आप 20 + 50 करोगे तो कितना डिग्री, 70 डिग्री, और 30 + 50 करोगे तो कितना डिग्री, 80 डिग्री। अब देखते भी जाना है कि क्या कोई कोण 180 से बड़ा है, उसके बराबर है, नहीं है, तो फिर से क्रॉस बनाना है, क्योंकि 80 है 70 है, तो फिर से क्रॉस बनाएंगे। अब फिर से क्रॉस बनाएंगे तो बीच में फिर से कितना डिग्री, 50 डिग्री। अब देखिए 80 + 50 कितना हो गया, 130, और 70 + 50 120। अब क्या करना है, फिर से चेक करना है कि क्या कोई कोण 180 से बड़ा है, नहीं है, तो नहीं है तो फिर से क्रॉस बनाएंगे। अब कितना डिग्री, फिर से 50 डिग्री। चलिए अब 50 डिग्री, अब करो यहां से 180 + 50, सॉरी 130 + 50 180, और यहाँ करिए 120 + 50 170। इसका मतलब आप क्या देख पा रहे हो कि 180 डिग्री का कोण मिल चुका है, मतलब इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हो। किस दर्पण में, दर्पण 1 में। परंतु दर्पण 2 को देखिए कितना 170, मतलब 180 से छोटा है, मतलब यहां से जैसे ही तुम क्रॉस बनाओगे अगली बार तो यहाँ कितना डिग्री आता था, 50, और देखिए 70 + 50 कितना हो जाएगा, 220। यानी कि यह भी 180 से बड़ा है तो आगे नहीं बढ़ सकते। इसका क्या मतलब है कि हम यहीं तक क्रॉस मेथड का यूज कर सकते हैं। अब देखिए दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या कैसे गिनेंगे, तो देखिए क्या करते हैं। अब कोई पूछेगा कितना प्रतिबिंब बना, तो देखिए दर्पण 1 में प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनी, तो कैसे गिनते हैं। देखिए दर्पण 1 है, देखिए कितनी बार क्रॉस बना है, 1 2 3, 180 नहीं काउंट करना है क्योंकि 180 पे कभी प्रतिबिंब नहीं बनेगी। तो इसमें कितना बना, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब यहाँ पे लिखेंगे दर्पण 2, तो यहाँ दर्पण 2 है। अब दर्पण 2 में काउंट कीजिए, 1 2 3 4, तो दर्पण 2 में कितने प्रतिबिंब बने हैं, 4। अब आपसे कोई पूछेगा कुल कितना बना है, कुल प्रतिबिंब की संख्या,
3 + 4 कितना हो गई 7 इज द सही है क्या? यानी कि कुल प्रतिबिंब की संख्या आपके पास कितनी आ गई 7। अगर आप उस मेथड से निकालते तो निकलता नहीं, बट अगर आप क्रॉस मेथड से बनाते हो तो किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। ओके, देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से है कि दो दर्पण है आपके पास, M1 और M2, और यहां से बन रही है 25 डिग्री और यहां से बन रही है 45 डिग्री, और इस पे एक ऑब्जेक्ट रखी है। आपसे फिर से पूछा जा रहा है बताइए कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए जैसे ही ऐड करोगे तो 70 डिग्री, और n का वैल्यू निकालेगा तो फिर से 360 बाई फिर से दशमलव में आ जाएगा क्या। तो अब क्या करेंगे, फिर से वही क्रॉस मेथड लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे M1 और यहाँ पे लिखेंगे M2, कोई दिक्कत? अब बताइए तो M1 के साथ कितना डिग्री 25 डिग्री, M2 के साथ कितना डिग्री 45 डिग्री, क्रॉस। यहाँ पे क्या लिखते हैं दोनों दर्पण के बीच का कोण, तो देखिए 70 डिग्री है। अब ऐड कीजिए तो कितना हो गई 95 डिग्री, इसको ऐड कीजिए 115 डिग्री। क्या दोनों 180 से छोटा है? छोटा है, इसका मतलब फिर से क्रॉस बनाएंगे। यहाँ पे फिर से क्या रखेंगे दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री 70, यहाँ देखिए 165 डिग्री, और यहाँ पे जोड़ोगे तो आ जाएगी 185 डिग्री। आप क्या देख पा रहे हो कि यह कोण 180 से बड़ा होगी, मतलब इसको काउंट नहीं करना है और यहीं तक स्टॉप कर जाना है, स्टॉप रुक जाना है। अब आपको फिर से वही काम करना है। बताइए दर्पण 1 में कितना प्रतिबिंब बना है? तो दर्पण 1 में प्रतिबिंब काउंट कीजिए 1 2 3, तो दर्पण 1 में 3। अब दर्पण 2 में काउंट कीजिए, तो दर्पण 2 में कितना बना है? देखिए दर्पण 2 है 1 और 2। आपसे पूछा जाएगा कुल कितना बना है, कुल प्रतिबिंब, तो 3 + 2 कितना हो गया 5 इज द। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। दो दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर है, और देखिए वस्तु यहाँ से 45 और यहाँ से भी 45 इस पे रखी है वस्तु, तब कितनी प्रतिबिंब बनेगी? तो सबसे पहले तो n का वैल्यू निकाल लीजिए, पहले उस मेथड से देखते हैं। तो 360 बाई 90 सम संख्या आ गया क्या, तो कुल प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, कुल इमेज इक्वल्स टू 4 - 1 कितनी हो जाएगी 3। अब देखिए 3 कैसे कैसे बनेगी, यहाँ से अविलंब डालें, सॉरी यहाँ से आपतित किरण डालेंगे। आपको पता है चूंकि यह लंबवत है तो इसी पर बनेगी उतनी ही दूरी पर। तो यहाँ बना I, इसको 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए, तो I1। देखिए इस पर भी अविलंब डालेंगे मतलब आपतित किरण भेजेंगे, और यह लंबवत है मतलब इसी लाइन पे बनेगी, तो यहाँ पे बन गई I2। अब क्या करोगे देखिए जरा, इस दर्पण को पीछे की तरफ कर लीजिए और इस दर्पण को पीछे की तरफ कर लीजिए, और आप क्या देखोगे कि दर्पण M1 के लिए यह जो प्रतिबिंब है कैसी बिहेव करेगी वस्तु की तरह, और दर्पण 2 के लिए यह जो प्रतिबिंब है किसके तरह बिहेव करेगी वस्तु की तरह। मतलब इसका प्रतिबिंब अब बनेगा दर्पण 1 में और इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण 2 में, और कितनी दूरी पे, तो जितनी दूरी पे वस्तु होगी उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनेगी। तो यहाँ से इस तरह से यहाँ चले जाएंगे और यहाँ से इस तरह से यहाँ चले। आप क्या देख पा रहे हो कि तीसरी इमेज है, यानी कि यह जो थर्ड इमेज है वह दर्पण 1 में भी बन रही है और दर्पण 2 में भी बन रही है, और किसके कारण बन रही है, एक बार I1 के कारण और एक बार I2 के कारण। तो आप क्या देख पा रहे हो कुल प्रतिबिंब 1 2 3। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे जरा समझिए, यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक ही बिंदु पर I1 का भी प्रतिबिंब बन रहा है और एक ही बिंदु पर I2 का प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब
एक ही जगह पर दो प्रतिबिंब बन रहा है, और जब एक ही जगह पे दो प्रतिबिंब बनता है तो उसका नाम होता है ओवरलैपिंग, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो जाना, ओवरलैप कर जाना, तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। और जब ओवरलैपिंग होती है तो उस केस में हम कुल प्रतिबिंब की संख्या को एक बार काउंट करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि देखिए 1 2 और उसके बाद क्या कहेंगे कि इसके कारण एक बना तो 3 और इसके कारण एक बना तो 4, नहीं, हमको यहाँ पर एक बार काउंट करनी है, तो 1 2 3। ओके, अब चलते हैं क्रॉस मेथड से बना के देखते हैं क्या होता है। देखिए क्रॉस मेथड में क्या होगा कि सबसे पहले लिखेंगे m1 और m2। देखिए m1 कितना डिग्री बना रहा है 45, तो यहाँ रखेंगे 45, m2 भी कितना बना रहा है 45, और दोनों को ऐसे कर देंगे। अब देखिए दोनों के बीच कुल कोण कितना है 45 प्लस 45 तो 90 डिग्री। अब दोनों को ऐड कीजिए तो 90 प्लस 40 135 डिग्री, और इसको ऐड कीजिए 135 डिग्री। फिर से चेक करिए क्या 180 से छोटा है, जब छोटा है तो क्या करेंगे फिर से क्रॉस बनाएंगे, और फिर से बीच में कितना डिग्री 90, और जैसे ही इसको ऐड कीजिएगा तो आपको बचेगा 225 डिग्री। 225 डिग्री चूंकि 180 से बड़ा है तो आगे हम नहीं जा सकते हैं। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए दर्पण 1 में कितना प्रतिबिंब बना, तो आप क्या कहोगे 1 2। दर्पण 2 में कितना बना 1 2, तो टोटल कितना हो गया 2 इधर और 2 इधर 4, बट इसका आंसर कितना आया था 3। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इसमें दिक्कत है। अब देखिए यहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है, ओवरलैपिंग का केस। आप गलती आपसे क्या हो रही है कि एक ही प्रतिबिंब को आप दो बार काउंट कर रहे हो, एक प्रतिबिंब को हमें एक बार काउंट करना है। अब देखिए ओवरलैपिंग मेथड में हम कैसे जानेंगे कि क्रॉस मेथड में हम कैसे जानेंगे कि ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है। फर्स्ट क्या करना था कि यह काउंट करना था, यह सोचना था कि कोई कोण 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए या 180 के बराबर नहीं होना चाहिए। सेकंड, एक चीज का और ध्यान रखना है क्रॉस मेथड में कि हम क्या करेंगे, हमेशा इन तीनों को आपस में जोड़ते रहेंगे। जब जब आगे बढ़ेंगे इन तीनों को आपस में जोड़ते रहेंगे, उसी तरह से जब आगे जाएंगे तीनों को जोड़ते रहेंगे, और जोड़कर यह चेक करते हैं कि क्या तीनों के कोण का सम 360 के बराबर है। यदि तीनों कोण का सम 360 के बराबर कहीं पर हो जाता है, इसका मतलब वहां पे ओवरलैपिंग हो रही है। और जब ओवरलैपिंग होती है तो या तो यहाँ पर प्रतिबिंब गिनेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको गिनेंगे तो इसको छोड़ देंगे, मतलब एक ही बार काउंट करना है। अब जैसे यहाँ देखिए 45 प्लस 45 90 और 90 प्लस 90 तो टोटल कितना 180। क्या 360 के बराबर है? नहीं है, मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही। यहाँ आते हैं 135 135 270 मतलब 270 डिग्री, 270 प्लस 90 तो टोटल कितना 360 बराबर 360। इसका मतलब हमने क्या बोला था कि यदि इन तीनों का सम 360 के बराबर हो जाता है तो वहां पर ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग होती है इसका मतलब वहां आपको एक ही बार प्रतिबिंब को गिनना है। तो देखिए अब कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, तो जब ओवरलैपिंग होती है उस केस में क्या करना है आपको कि M1 में कुल प्रतिबिंब कितना हो जाएगा। तो देखिए एक और एक बार यहाँ करेंगे तो हो गया 2। M2 में कितना हो जाएगा, तो देखिए M2 में ऐसा नहीं करना है कि एक यहाँ और एक है, नहीं, क्योंकि यहाँ का आप काउंट कर लिए तो यहाँ पे मात्र केवल एक प्रतिबिंब बनेगी। अब कोई पूछेगा टोटल कितना बनेगी, तो 2 + 1 = 3। सही है क्या? अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब क्रॉस मेथड पे आपको एक दो क्वेश्चन दे देते हैं, घर पे आप ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, और एक और अच्छा सा क्वेश्चन देंगे, उसको आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे, और उसे हम क्या करेंगे अगले क्लासेस में बताएंगे। और इसके बाद इस क्रॉस मेथड के बाद आपके समतल दर्पण से जितनी टाइप की क्वेश्चन पूछी जा सकती है, समतल दर्पण पूरी तरह खत्म हो चुका है। अच्छा, अभी हम इस पे कुछ बातें करेंगे और अगले नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आपका स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण शुरू करेंगे, जहां से आपको बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो वहां पे देखिए गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब की कैसी प्रकृति होती है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, ये सारी चीजें हम पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे करके। यानी कि देखिए सबसे पहले हम लाइट के बारे में जाने थे, उसके बाद दर्पण के बारे में जाने, पुनः समतल दर्पण के बारे में जाने, अब पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। मतलब पढ़ने का धीरे धीरे तरीका आगे बढ़ते जा रहा है, और कुछ समय बाद हम लोग गोलीय दर्पण खत्म कर लेंगे, तब
तब जाकर के उसमें भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जानेंगे। जहां गलतियां होती है उसके बाद हम लोग पुनः प्रवर्तन को खत्म करके अपवर्तन की तरफ चलेंगे और पुनः आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इसमें और 2-3 क्वेश्चन आपको दे देते हैं, घर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा या ग्रुप में बताइएगा। देखिए क्वेश्चन 1 इस तरह से है, मिरर 1 है, मिरर 2 है और मानते हैं कि देखिए इसके बीच बन रहा है 45 डिग्री और इसके बीच बन रहा है 35 डिग्री। आपको बताना है कि कुल कितनी प्रतिबिंब बनेगी। एक और क्वेश्चन ले लीजिए इस तरह से 30 डिग्री और यह भी 30 डिग्री। ओके, यह दर्पण 1 है, दर्पण 2 है और ध्यान रखें इसको दोनों मेथड से बनाना है। ओके, इसको दोनों मेथड से बनाना है आपको, एक मतलब जो फॉर्मूला उससे ही बनाना है और क्रॉस मेथड से बनाना है। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है इसका मतलब आपको क्रॉस मेथड समझ आ चुका है, मतलब आप चेक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस लाइन पे रखी है और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट इस लाइन पे रखी है। आपको बताना है कि कुल कितनी प्रतिबिंब बनेगी। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लीजिए 120 डिग्री है दो दर्पण के भी, ऐसा करते हैं इधर से 70 डिग्री इधर से 50 डिग्री मान लेते हैं। ऐसे दिख नहीं रहा बट मान लेते हैं, चलो इसी को 50 कर देते हैं और इसको 70 कर देते हैं। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी है, ये आपकी मिरर नंबर 2 है और ये आपकी मिरर नंबर 1 है। सही है, और आपको बताना है कि कुल कितनी प्रतिबिंब बनेगी। ओके, एक लास्ट अच्छा सा क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बारे में सोचिएगा। उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेने के बाद ही स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण को शुरू करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो बहुत अच्छा है, देखिए क्या है कि हमारे पास दो दर्पण है, दोनों एक दूसरे के समानांतर रखी गई हैं और इसकी कुल लंबाई कितनी है, L मीटर है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, L मीटर है और यहां से यहां के बीच की दूरी मानते हैं D है। अब क्या हो रहा है कि देखिए यहां से आपतित किरण चलती है। आपको पता है कि अगर आपतित किरण आ रही है तो परावर्तन होकर यहाँ आएगी, पुनः दर्पण से यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, परावर्तित होते जाएगी आकर फिर बाहर निकल जाएगी। ओके, क्या इसकी दूरी D है और यह एंगल मान लेते हैं कि थीटा दिया है तो यह भी थीटा हो जाएगा। आपसे यह पूछना चाहता है, देखिए आपतित किरण से इंटर करेगी, अंदर जाएगी और अंदर जाने के बाद इससे प्रवर्तन होकर यहाँ तो पुनः प्रवर्तन होकर यहाँ, इसी तरह से बार बार यह परिवर्तित होती जाएगी और क्या करेगी, एक समय बाद बाहर निकल जाएगी। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कितनी बार परावर्तन होगा दर्पण में और प्रतिबिंब आपतित किरण कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। मतलब कुल परावर्तन की संख्या बताएं। अब कैसे बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि इस तरह से काउंट करो या कुछ अलग मेथड लगा करके आप इसको बनाओ। इसके बारे में अगले क्लासेस में कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ अच्छा पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को और वो जो 2-3 क्वेश्चन दिया है उसको डिस्कस करने के बाद हम क्या करेंगे, गोलीय दर्पण की शुरुआत करेंगे। ओके, तो वीडियो में आप अच्छे से बने रहें और देखिए जो भी आपको दिक्कतें होती है सब बताएं कमेंट में, अच्छा लगता है उसे लाइक करें, लोगों को बताएं। ठीक है, देखिए हम क्या है ना कि हम थोड़ा सा लेवल बोर्ड लेवल भी और उससे कहीं ज्यादा अच्छा मतलब कह सकते हैं IIT लेवल को टच करें। बट अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो कहीं जाने की मतलब कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, बस ईमानदारी से पढ़ो। हो सकती है थोड़ी सी यहाँ पर लाइटनिंग या साउंड में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी बट उसको इग्नोर करिए, आपकी क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं, अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो। ओके, तो ठीक है, थैंक यू। आप वीडियो को बार बार रिवाइज करें और क्वेश्चन को बनाएं। नेक्स्ट क्लासेस में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।